नमस्कार दोस्तों, जन सेतु मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। वैसे तो व्यक्ति अपने गोल के लिए जीता है। किसी व्यक्ति का गोल होता है खिलाड़ी बनना, किसी व्यक्ति का गोल होता है बहुत बड़ा जॉब करना, किसी व्यक्ति का गोल होता है बिजनेस करना, पर बिरले ऐसे होते हैं जो समाज सेवा को अपना गोल बनाते हैं। और एक ऐसा गोल कि एक अच्छी भली नौकरी को छोड़कर समाज सेवा में कूद जाना, और वो भी उन बच्चों के लिए जो शिक्षा से वंचित रहे हैं। ऐसी ही हमारे बीच में आज उपस्थित हैं पंखुड़ी किरण प्रकाश, जिनका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार पंखुड़ी जी। नमस्ते जी। पंखुड़ी जी, आपने बैंक की नौकरी छोड़ी और समाज सेवा के क्षेत्र में कदम रखा जी। क्या सोच थी? सर, इसके पीछे सोच एक तो ये थी कि मेरे माता पिता हमेशा से इस तरह का एक उनका संवेदनशीलता रही है समाज के प्रति, और हमारे साथ में बातचीत रहती थी बचपन से ही कि बहुत सारा ऐसा कुछ है जिसे बदलने की ज़रूरत है। और जब मैं बैंक में जॉब करती थी, कुछ बच्चे चाय देने के लिए आते थे बैंक में, तो उन लोगों से जब बातचीत हुई तो ये समझ आया कि इस क्षेत्र में काम करने की बहुत ज़रूरत है। आज भी ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा से पूरी तरह से वंचित हैं, और ऐसे बच्चे हैं जो कभी स्कूल गए ही नहीं। तो जब ये सामने आई परिस्थिति, तो मुझे लगा कि क्या मैं कुछ कर सकती हूँ इसमें। तो पास ही एक लाइब्रेरी होती थी, और वहाँ के जो संचालक थे अशोक दुबे जी, उन्होंने प्रेरणा प्रदान की, और मुझे लगा कि हाँ, मैं कर सकती हूँ ये काम। तो जॉब के बाद में करीब 8 बजे के बाद मैं इस काम में शुरू किया मैंने ये काम। और आसपास के जो गैरेजेस थे और जो भी बच्चे इस तरीके के थे, उनका एक सर्वे करके और उनकी एक बैच तैयार करके रात्रिकालीन कक्षाएं शुरू की उसी वाचनालय में, और बस वहीं से मेरा ये सफ़र शुरू हुआ। तो सोच तो यही है कि जो भी सकारात्मक बदलाव हो सके समाज में, वो करने की कोशिश है। मैं भी एक हिस्सा बन सकूं उस सकारात्मक बदलाव की तरफ। और मुझे ये भी लगता है कि शिक्षा ही बहुत सारी समस्याओं का समाधान है। बहुत सारी समस्याएं हैं जो शिक्षा पे आके रुक जाती हैं, जहां समाधान मिल सकता है शिक्षा के द्वारा। तो यही सोच थी सर। समाज शिक्षित होगा तो देश तरक्की करेगा, इस सोच के साथ आप आगे बढ़े जी। तो जब आप इस क्षेत्र में आगे बढ़े, क्योंकि आप अकेले थे जी, और फिर आपने देखा बच्चों को, तो कहीं व्याधियां भी आती हैं जी। व्यक्ति जब अच्छा कार्य करता है तो बीच में रुकावटें भी आती है। तो इस प्रकार की कुछ रुकावटें आपके इसमें आई कार्य क्षेत्र में? जी बिल्कुल आई। एक तो ये था कि जब जॉब छोड़ी तो जो मेरे शुभचिंतक थे, मैं उनको शुभचिंतक ही कहूँगी, वो लोग नाराज़ भी हुए, मेरे परिवार के लोग थोड़े नाराज़ हुए। लेकिन जिस वाचनालय में मैंने ये काम शुरू किया, उन्होंने, उनके संचालक ने काफ़ी मुझे इसमें सहयोग प्रदान किया। लेकिन एक तो यही ऑब्स्टिकल बहुत बड़ा था कि किस तरीके से इस बात को समझना कि अभी मुझे जो है पैसे के लिए नहीं जीना है, बल्कि अपने एक लक्ष्य के साथ मुझे आगे बढ़ना है। तो ये समस्याएं हैं। उसके बाद में जब आप इसमें सर्वे करते हैं, बच्चों के फैमिलीज में जाते हैं, कई बार ये भी होता है कि उन लोगों के लिए इतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि उनको इतनी अभी जागरूकता नहीं है। तो उन्हें कन्विंस करना, उनके साथ में बातें करना, बच्चों को रोजाना आने के लिए कहना। एक बच्चा जो 8 घंटे ऑलरेडी काम कर चुका है, उसको फिर इसके लिए प्रेरित करना, तो ये कुछ चुनौतियां तो रही हैं। साथ में जब जैसे जैसे काम बढ़ता है तो हमेशा ही एक फंड्स को लेके भी दिक्कतें आती हैं। बट ये भी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करते हैं। तो मुख्य रूप से यही चुनौतियां आती रहती हैं। मतलब एक टाइम तो ये भी आया कि लोगों ने, मतलब जो जिन बच्चों के परिवार जो थे, उनको एक टाइम पे ये भी लगता था कि ये हमारा नुकसान हो रहा है, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं तो फिर वो काम पे ध्यान नहीं देंगे तो उतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो उनसे भी थोड़ा सा मतलब बुरी बातें सुनने को मिली, का इस तरह की चुनौतियां आई हैं। सन 2014-15 से आपने समाज सेवा में कदम रखा और फिर अपना एक एनजीओ स्थापित करा जी। चूंकि 2015 के बाद से भारत ने और क्या पूरे विश्व ने कोरोना जैसी महामारी को भी झेला है जी। और आप चूंकि एक नारी शक्ति हैं तो महिलाओं के लिए भी आपने कार्य करा होगा। तो कोरोना और महिला
जी। इन दोनों क्षेत्रों में आपकी क्या भूमिका रही? सर, इसमें एक तो मुख्य रूप से जब कोरोना काल था तो सभी लोग इस ओर जा रहे थे कि कैसे भी हम करके जो लोग क्षतिग्रस्त हैं उनको हम कैसे ना कैसे राहत पहुंचा सकें। तो हमारी संस्था के भी जो लोग थे उन सभी ने इसमें काम किया, फील्ड में जाके काम किया। हमने राशन वितरण किया, हमने स्पेशली बच्चों के लिए दूध प्रदान करने की व्यवस्था शुरू की, क्योंकि जो दूध मुँहे बच्चे हैं उनके लिए दूध भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। तो हमारे ही एक सहयोगी हैं जैनिश इंटरप्राइजेस करके, उन्होंने अपने यहाँ से दूध पूरी तरह से मुफ्त दिया था। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने इसमें हमें मदद पहुंचाई। मेरी एक दोस्त है जो जर्मनी में रहती हैं, उन्होंने मदद पहुंचाई और हमने करीब करीब 265 परिवारों को करीब 3 महीने तक राशन मुफ्त मुहैया करवाया। इसके अलावा हमने प्रेस क्लब के माध्यम से मतलब उनके सहयोग से बना हुआ खाना भी वितरण रोजाना हमने किया। ये 2 साल तक बिल्कुल नियमित हमारा कार्य चलता रहा। इसके अलावा जैसे आप महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो महिलाओं में अगर मैं कोरोना की ही बात करूं तो जो डोमेस्टिक वर्कर्स यानी कि जो घरों में हमारी दीदियां हैं, हमारे यहाँ काम करती हैं, उनके साथ बहुत सारी परेशानियां रही और उनके ना होने से भी एक वर्ग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो उन लोगों को हमने अलग से इसके बारे में जो भी हम कर सकते थे हमने किया और उनके लिए कोशिश की कि कुछ लोग स्पॉन्सर मिल जाएं जो उनको घर बैठे सैलरी मतलब वेतन प्रदान कर सकें, और जहां वो काम करती थी उनके साथ भी समन्वय बनाने की कोशिश की फ़ोन कॉल्स पे। इसके अलावा मैंने नेशनल हेल्थ मिशन के साथ जुड़ के जो कोविड पेशेंट्स थे उनकी टेलीफोनिक काउंसलिंग की। तो लगभग 2000 से ज़्यादा जो पेशेंट्स थे, मरीज थे, उनके साथ में फ़ोन पर मैंने वार्तालाप किया, काउंसलिंग किया, क्योंकि बहुत घबराए हुए थे लोग उस दौरान। यानी आपने सभी क्षेत्रों में कार्य किया। जी। आपके वृतांत सुनकर ऐसा लगता है कि आप में एक जज्बा है जो समाज सेवा में होना चाहिए, क्योंकि समाज सेवा एक ऐसा कार्य है कि हमें मात्र सेवा करनी है, उसका रिटर्न नहीं मिलता। परंतु चूंकि आप एनजीओ चलाते हैं तो मैं एक प्रश्न आपसे पूछूंगा कि क्या शासन की ओर से जी पूरी सहायता मिलती है एनजीओ में? क्योंकि बहुत से एनजीओ वालों को शिकायत रहती है कि शासन की ओर से पूरी ग्रांट नहीं मिल रही। हाँ सर, ये थोड़ा सा है कि शासन एक तो ये भी है कि हमने कोई भी सरकारी फंड्स अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किए। हमने जितना भी काम किया है वो क्राउड फंडिंग यानी कि लोगों से जन सहयोग से ही पैसा लेके हम काम कर रहे हैं। हमारे कुछ सक्रिय सदस्य हैं जो हमें फंडिंग करते हैं। इसके अलावा हमने सर्व शिक्षा अभियान में जुड़ के ज़रूर काम किया है। जब अपने आकाश त्रिपाठी जी थे उनके साथ में, उनका बहुत ही अच्छा सहयोगात्मक रवैया रहा है। पर ये ज़रूर है कि फंडिंग को लेके थोड़ी परेशानी होती है और कुछ चीज़ें जो हर फील्ड में, हर क्षेत्र में है, वैसी ही चीज़ें एनजीओ की फील्ड में भी है, जिसको हम भ्रष्टाचार कहते हैं, उस तरह की चीज़ें हैं। पर मुझे लगता है कि ये भी एक ठीक है, एक पक्ष है जो है जिसके कारण एनजीओ बहुत हद तक बदनाम भी हैं, और बहुत सारे एनजीओ हैं जो पेपर पे ही काम करके काफ़ी कुछ कर रहे हैं। तो सभी क्षेत्रों में ये रहता है, वैसा ही एनजीओ में है। अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा जी कि आप जो संस्था चलाती हैं उसका मूल उद्देश्य क्या है, और साथ ही आपने अपने सेल्फ अचीवमेंट में आज तक क्या क्या करा है, और आपको क्या क्या अवार्ड्स अभी तक मिले हैं वो हमारे दर्शकों को बताएं। अवार्ड्स तो ये है कि इंदौर का बहुत प्यार मिला है मुझे, और नई दुनिया का, चाहे वो नायका अवार्ड हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अवार्ड हो, या बहुत सारे अवार्ड्स हैं, एमआईसी का, एमपी शीरोज का अवार्ड है। उसके अलावा भी बहुत सारी संस्थाओं ने मुझे सम्मानित किया है, और इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद पूरे इंदौर के जो भी सम्मानित लोग हैं और सारे इंदौरियों को देना चाहूँगी। और इसके अलावा मैंने महिला मुद्दों पे ही एक गाना भी प्रोड्यूस किया है, उसे लिखा भी है मैंने। और
इसके अलावा तो यही है कि अचीवमेंट अगर कहा जाए तो यही है कि अभी तक हम लोग 2500 से ज़्यादा बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ चुके हैं, जो कि वृत्ति में लिप्त बच्चे थे या फिर जो चाइल्ड लेबर थे यानी कि कामगार बच्चे थे, उन्हें हमने किसी तरह कोशिश करते हुए उन्हें शिक्षा से जोड़ा है। कई बच्चे आज बहुत अच्छी जगहों पे हैं। उनमें से एक हमारा बच्चा है जो पूना में अपना डांस स्टूडियो चलाता है और कई बड़े शोज में कोरियोग्राफर के तौर पे भी काम कर चुका है। और भी कई बच्चे हैं जो अपने अपने स्तर पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये एक बहुत सबसे बड़ा अचीवमेंट शायद यही है। और कई ऐसे भी बच्चे हैं जिनको बचपन से लेके अभी तक पेरेंट्स की तरह भी उन्हें गाइडेंस बोल लीजिए या साथ में रहे हैं। तो यही मेरा अचीवमेंट है मुझे लगता है। इसके अलावा जो महिलाएं हैं जिनके साथ जिनके दुखों में या एक साथी बन के जिस तरह से काउंसलिंग करके या उनका जो भी मुद्दे हैं उनमें उनका साथ दे के जो दोस्त बने, तो मैं मानती हूँ कि यही मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। आपने संस्था का नाम नहीं बताया। जी, मेरी संस्था का नाम है नीव फाउंडेशन और इसको हम बोलते हैं सोशल वेलफेयर सोसाइटी फॉर नर्चर इक्वालिटी एजुकेशन एंड विजन। तो ये जो 4 जो शब्द हैं अंग्रेजी के, ये अंग्रेजी के शब्द है, लेकिन ये हमारा पूरा बेस है। नर्चर यानी कि हम मानते हैं कि हर बच्चे को, हर इंसान को एक पोषण और स्वस्थ तरीके से देखभाल मिलनी चाहिए। फिर नर्चर इक्वालिटी, हम मानते हैं कि समानता एक बहुत मूल आधार होना चाहिए किसी भी संस्थान का। फिर एजुकेशन, शिक्षा को हमने, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि शिक्षा जो है एक ऐसी कड़ी है या एक ऐसी चाबी है जो हर तरह की समस्या के ताले का एक खोल सकती है उसको। और उसके अलावा जो विजन हम ये लेके चल रहे हैं कि आगे हम क्या क्या चीज़ें हैं जो आगे के भविष्य को देखते हुए हम कर सकते हैं। तो ये मेरी संस्था का परिचय है। आप आइए, मैं सारे ही लोगों से निवेदन करूंगी कि आप आइए, बच्चों के साथ समय बिताइए, महिलाओं के साथ समय बिताइए, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, शिक्षा जीवन में कितनी महती भूमिका निभाती है और जो कार्य किया है आपने और आपकी संस्था ने कि बच्चों को शिक्षित कर कर उनके कैरियर पर लगाना, उससे बड़ा पुण्य का कार्य और कोई नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आपके आसपास जो भी बच्चे हों जो शिक्षा से वंचित रह रहे हों, उन्हें शिक्षा तक जरूर पहुंचाइए और भारत का एक सुनिश्चित भविष्य उत्पन्न कीजिए और एक समृद्ध भारत की तरफ अपने कदम बढ़ाइए। आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा स्टूडियो में आके और आपसे बात करके। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार।